बाइस्कोप की बातें। आज बाइस्कोप की बातें एक ऐसी फिल्म को लेकर जिसके किरदार तो इतिहास के सफ़ों पर मिलते हैं, लेकिन वाकयात के बारे में ऐसा दावा नहीं किया जा सकता। यानी आप चाहें तो इसे तवारीखी फिल्म कहिए और चाहें तो सिर्फ दास्तान मोहब्बत। लेकिन हिंदी फिल्मों के इतिहास में इस फिल्म का नाम एक अजीम, एक महान और एक बेहद शानदार फिल्म के रूप में दर्ज है। आज की इस लाफानी फिल्म का नाम है मुग़ल-ए-आज़म। फिल्म मुग़ल-ए-आज़म के बारे में जानकारियां खोज कर लाए हैं कलीम राही और PKA नायर की मदद से इसे आपके सामने पेश कर रहे हैं लोकेंद्र शर्मा। मैं हिंदुस्तान हूँ, हिमालय मेरी सरहदों का निगहबान है, गंगा मेरी पवित्रता की सौगंध। तारीख की इब्तिदा से मैं अंधेरों और उजालों का साथी हूँ और मेरी खाक पर संगे मरमर की चादरों में लिपटी हुई ये इमारतें दुनिया से कह रही हैं कि जालिमों ने मुझे लूटा और मेहरबानों ने मुझे संवारा। मेरे इन चाहने वालों में एक इंसान का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर ने मुझसे प्यार किया। मजहब और रस्म रिवायत की दीवार से बुलंद होकर इंसान को इंसान से मोहब्बत करना सिखाया। औलाद की आरजू में अकबर के लड़खड़ाते हुए ये कदम हजरत शेख सलीमुद्दीन चिश्ती के आस्ताने की तरफ बढ़ रहे हैं, इस उम्मीद पर कि उनकी बाबरकत दुआओं से खुदा ताला अकबर को बेटा अता फरमाएगा। शहंशाहों के शहंशाह, तूने इस हकीर बंदे को अपने खजाने से दुनिया की तमाम नेमतें अता की। जहां पनाह अर्ज़ इलाही कहकर पुकारने वाली आवाजें सुनाई, अब बाप कहकर पुकारने वाली आवाज भी सुनाते। ये दोनों जहान के मालिक अकबर को दुनिया में बेनामो निशान न बना। मुबारक हो, दिल इलाही को मुबारक हो। खुदा ने महारानी की गोद आबाद की, दिल इलाही को चांद का बेटा और मुगल सल्तनत को वलीअहद मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम अकबर की मायूस जिंदगी में खुदा की रहमतों का पैगाम लेकर आई हो। लो ये अंगूठी बतौर निशानी अपने पास रखो। इंसाफ के इस मुकद्दस तराजू की कसम, अकबर से जिंदगी में एक बार जो मांगोगी अता किया जाएगा। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर एक ऐसा किरदार है जिसने हिंदुस्तान की तारीख पर ही नहीं, अपने दौर के समाज पर भी अपनी छाप लगाई। शहंशाह अकबर वो किरदार है जिसने कहानीकारों और फिल्म प्रोड्यूसर्स को भी अपने जलाल की रोशनी से मुतासिर किया। अकबर को कई फनकारों ने हिंदी सिनेमा के पर्दे पर उतारा, लेकिन इस कतार की शायद सबसे यादगार और सबसे शानदार फिल्म है मुग़ल-ए-आज़म। आज बाइस्कोप की बातें होंगी इसी फिल्म यानी मुग़ल-ए-आज़म के इर्द गिर्द।
गांधी के प्रोड्यूसर डायरेक्टर रिचर्ड अटनबरो के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने फिल्म गांधी की स्क्रिप्ट को 19 बरस तक अपने सीने से लगाए रखा और उसके नोक पलक सजाने संवारने में लगे रहे। प्रोड्यूसर डायरेक्टर करीम आसिफ यानी के आसिफ ने भी मुगल आजम को 9 बरस तक अपनी आंखों में सजाए रखा। अपने इस ख्वाब को हकीकत का रूप देने के लिए आसिफ साहब उठते बैठते सोते जागते सिर्फ और सिर्फ मुगल आजम के बारे में सोचते रहे। एक ख्वाब, एक जज्बे को 9 बरस तक अपनी तमाम तरतपिश और जोश के साथ दिलो दिमाग में जिंदा रखना बजाते खुद एक बहुत बड़ा कारनामा है। और यह कारनामा अंजाम तक पहुंचाए बिना के आसिफ जैसी शख्सियत को सुकून हासिल नहीं हो सकता था, क्योंकि उन्हें मुगल आजम से ठीक वैसी ही बेपनाह मोहब्बत हो गई थी जैसी शहजादा सलीम से अनारकली को हुई थी। हमें काश तुमसे मोहब्बत न होती, कहानी हमारी हकीकत न होती। हमें काश तुमसे मोहब्बत न होती। तुमसे मोहब्बत न होती। मुगल आजम बेशक हुस्न इश्क की दास्तान है, लेकिन सच तो यह है कि ये के आसिफ के उस इश्क की दास्तान भी है जो उन्हें मुगल आजम से हो गया था। और इश्क के दर्द को, उसकी तड़प को वही जान सकता है जिसने कभी इश्क किया हो। इश्क ये सब दुनिया वाले, इश्क ये सब दुनिया वाले बेकार की बातें करते हैं, बेकार की बातें करते हैं। पायल के गमों का इल्म नहीं, पायल के गमों का इल्म नहीं। झनकार की बातें करते हैं, झनकार की बातें करते हैं। इश्क ये सब दुनिया वाले। उल्फत के नए दीवानों को किस तरह से कोई समझाए, किस तरह से कोई समझाए। नजरों पे लगी है पाबंदी, नजरों पे लगी है पाबंदी। दीदार की बातें करते हैं, दीदार की बातें करते हैं। इश्क ये सब दुनिया वाले। लाहौर में एक बाजार है अनारकली, और उसके पास ही एक छोटा सा मजार है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अनारकली का मजार है। बस उसी से ये सारी दास्तान वाबस्ता है। आज़ादी से पहले की बात है, कहानीकार इम्तियाज अली ताज ने इसी दास्तान को अनारकली के नाम से एक ड्रामे का रूप दिया। वो चाहते थे कि उनका ये ड्रामा स्टेज हो, लेकिन उसमें इतने ज्यादा सेट्स थे कि कोई भी ड्रामा कंपनी उसे स्टेज करने के लिए राजी न हो सकी, और ताज साहब का यह ड्रामा हसरत ही रह गया।
उन्हीं दिनों राइटर डायरेक्टर कमाल अमरोही सोहराब मोदी की फिल्म पुकार के डायलॉग लिखकर अपनी कलम का लोहा मनवा चुके थे। उन्होंने इम्तियाज अली ताज के ड्रामे दास्ताने अनारकली से इंस्पायर होकर अनारकली के नाम से एक खूबसूरत फिल्म स्क्रिप्ट तैयार किया। मशहूर फिल्म दीदार के प्रोड्यूसर माखन लाल जैन इस स्क्रिप्ट को पर्दे पर उतारने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन माली मुश्किलात की वजह से उनकी यह ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई। सन 1951 में के आसिफ ने कमाल अमरोही से यह फिल्म स्क्रिप्ट सुना तो उनके दिल के तार झंझना उठे। साहिब आलम, आफ्ताब की रोशनी दुनिया की हर कोशिश को रोशन करती है। खुदा आफ्ताब ने क्यों तकलीफ की? ताकि इस महताब में जज्ब हो जाए। खुदा के लिए साहिब आलम शहजादगी को रुस्वा न कीजिए। आप आका हैं, मैं कनीज। मैं आज बुलंदी और पस्ती की ये दीवार गिरा देना चाहता हूँ। बैठ जाओ अनारकली। साहिब आलम। अनारकली, इधर देखो। मैं तुम्हारी आंखों में अपनी मोहब्बत का इकरार देखना चाहता हूँ। इन्हें न देखिए शहजादे, इनमें कनीज की सहमी हुई हसरतों के सिवा और कुछ नहीं। भूल जाओ कि तुम एक कनीज हो, और सलीम को अपनी आंखों में वो देख लेने दो जो तुम्हारी जबान कहते हुए डरती है। मेरी आंखों से मेरे ख्वाब न छीनिए शहजादे, मैं मर जाऊंगी। अनारकली, मैं इन ख्वाबों को हकीकत में बदल दूंगा। इस तरह शुरू हुई मुगल आजम से के आसिफ के इश्क की दास्तान। यानी इस तरह के आसिफ ने फिल्मी दुनिया की महफिल में अपनी किस्मत आजमाने का पक्का इरादा कर लिया। तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे, घड़ी भर को तेरे नजदीक आकर हम भी देखेंगे, घड़ी भर को तेरे नजदीक आकर हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे। तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे, तेरे कदमों पे सर अपना झुका कर हम भी देखेंगे, तेरे कदमों पे सर अपना झुका कर हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे। अगर दिल गम से खाली हो तो जीने का मजा क्या है, न हो खूने जिगर तो अश्क पीने का मजा क्या है, न हो खूने जिगर, हाँ हाँ, न हो खूने जिगर तो अश्क पीने का मजा क्या है। मोहब्बत में जरा तू बहा कर हम भी देखेंगे, मोहब्बत में जरा तू बहा कर हम भी देखेंगे, तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे। फिल्म मुगल आजम नरगिस और चंद्रमोहन को लेकर शुरू हुई, लेकिन बन न सकी। कि आसिफ के दिल को चोट तो लगी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा उन्हें मुगल आजम से इश्क हो गया था और सच्चे आशिक कभी हौसला नहीं हारते। कि आसिफ ने भी मुगल आजम को नए सिरे से बनाने की जद्दोजहद शुरू कर दी। हालात ने रुख बदला कि आसिफ ने अपने जिगरी दोस्त दिलीप कुमार को शहजादा सलीम का रोल अदा करने के लिए राजी कर लिया और मधुबाला को अनारकली बनाने का फैसला किया। इसके साथ ही बकाया सेटअप अपने आप बनता चला गया। मुगल आजम के रोल में पृथ्वीराज कपूर आ गए, दुर्गा खोटे जोधाबाई बनी, निगार सुल्ताना को बाहर की भूमिका मिली, अजीत दुर्जन सिंह बने और मुराद मान सिंह। संग तराश का रोल कुमार को दिया गया। संगीत की बागडोर नौशाद ने थामी और गीत लिखने के लिए शकील बदायूनी साहब ने कलम उठा लिया। इस तरह एक निडर प्यार की कहानी पर्दे पर उतरने को तैयार होने लगी। सजदे में निगाह रहे, तमाम होश व खिरत पेशे बादशाह रहे, जिल्ले इलाही शहंशाह आलम पनाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जलवा फरोज होते हैं।
प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। मुगल आजम की फोटोग्राफी आर.डी. माथुर को सौंपी गई और हिंदुस्तानी फिल्मों की तारीख में पहली बार फिल्म के संवादों की जिम्मेदारी कमाल अमरोही, अमान, हसन रिजवी और वजाहत मिर्जा जैसे 4 जाने माने संवाद लेखकों को दी गई। जिसने भी ये शानदार सेटअप सुना कि आसिफ के इंतखाब की दाद दिए बिना नहीं रह सका और फिल्म के शुरू होने से पहले ही सारी फिल्मी दुनिया में मुगल आजम के चर्चे होने लगे। कहाँ है वो? कौन? अकबर आजम जिनके हुक्म से खुदा की बख्शी हुई सांसें भी सीने में घूंट दी जाती थी। अदब से बात करो सलीम। एक बेरहम शहंशाह के कैदखाने में सलीम की अनारकली दम नहीं तोड़ेगी। मुझे इस परवाना आजादी पे उनकी मोहर चाहिए। अनारकली आजाद नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी? खामोश। एक शहजादे को अपना फर्ज नहीं भूलना चाहिए। वो कौन सा फर्ज है जो मोहब्बत को भी सीने में कुचल सकता है? महाबली का हुक्म तुम्हारा फर्ज है। ये फर्ज तो नहीं, एक शहंशाह के महल में पैदा होने की सजा जरूर है। लेकिन हमारी बख्शी हुई ये अजीमुशान सजा तुझे भुगतनी होगी। तो फिर मासूम अनारकली को भी कैद करने के बजाय यही अजीमुशान सजा दीजिए। हमारे फैसलों पर तुझे कोई इख्तियार नहीं। लेकिन मुझे अपनी जान पर इख्तियार है। अगर अनारकली आजाद न की गई तो कैद खाने की ये रात अनारकली पर नहीं, अकबर आजम की सारी जिंदगी के मंसूबों पर भारी गुजरेगी। स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के पारसी बाबा शाहपुर जी पालोन जी ने फिल्म को फाइनेंस करने का जिम्मा ले लिया और सन 1951 में बड़ी आन बान और शान के साथ मुगल आजम के किरदार कैमरे की आंख में समाने लगे। माँ, मैं आ गया। सलीम, इतने बड़े हो गए? बड़े सुरमा हो गए हो तुम। कितनी बेदर्दी से मेरा खून मिट्टी में मिलाते रहे हो। इन सोचा माँ के हृदय पर इन जख्मों को देखकर क्या बीतेगी। कभी रणभूमि से माँ को आवाज देकर देखते, तलवारों के छंकारों से लोरियां गूंजने लगती। सलीम, मेरी जान, बाहर हटाने से मेरी नजर लग जाएगी। जियारत को निगाहें मुंतजर हैं, कदम बोसी को राहें मुंतजर हैं। महाबली हमें देखकर ये कौन छुप गया है बाहर? छुपा नहीं, छुपाया गया है साहिब आलम। संतराश का यह दावा है कि जब ये मुजस्समा बेनकाब होगा तो बेखौफ होगा। कहो, कभी कभी दावे दिलचस्प भी हुआ करते हैं। उसका यह दावा है कि इस मुजस्समे को देखकर सिपाही अपनी तलवार, शहंशाह अपना ताज और इंसान अपना दिल निकालकर उसके कदमों में रख देगा। संतराश का दावा दिलचस्पी की हदों से आगे बढ़ गया है। महाबली का यह हुक्म है कि साहिब आलम इस मूर्ति को न देखे। क्यों? राज जोशी का यह कहना है कि आज रात चंद्रमा के ढलने से पहले शहजादे का किसी मूर्ति को देखना बुरा शुगुन होगा। नकाब कुशाई कल सुबह महाबली के सामने होगी। संतराश का दावा, राज ज्योतिषी का शुगुन। हम सुबह का इंतजार कैसे करेंगे दुर्जन? संतराश का दावा यकीनन सही था। बेशक इस बेपनाह हुस्न की ताब पत्थर हिला सकता है, बुतों की खुदाई तस्लीम करने को जी चाहता है। साहिब आलम पर बुत परस्ती का इल्जाम लग जाएगा, मगर वफा परस्ती की दाद भी मिल जाएगी। नादरा मुजस्समा तैयार नहीं हो सका। कल सुबह फिर तुम्हें मुजस्समे की जगह खड़े रहना होगा। साहिब आलम ने मुझे देख लिया और तुम्हारे फन की दाद दी। इस दाद में छुपी हुई एक मोहब्बत भी है। मोहब्बत किससे? तुमसे। के आसिफ मुगल आजम को अपने विजन और इमेजिनेशन के मुताबिक बनाना चाहते थे। वो किसी बात पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे। जो चाहिए
बस चाहिए, चाहे उसके लिए कितना ही खर्च क्यों न करना पड़े। तसव्वुर की कोई सरहद नहीं होती, मगर बजट की एक हद होती है। इसके बावजूद मुगल आजम का कोई बजट तय नहीं हुआ था। फिल्म का हर मंजर के आसिफ का ख्वाब था और वो अपने ख्वाब को हर कीमत पर हकीकत का जामा पहनाना चाहते थे। फिल्म के एक सीन के मुताबिक शहजादा सलीम अनारकली को रात के उस पहर में बारादरी में बुलाता है जब अपने महल में मियां तानसेन अपना राग छेड़ने वाले हैं। कि आसिफ चाहते थे कि ये राग बड़े गुलाम अली खां गाएं और फिल्म के संगीतकार नौशाद परेशान थे कि बड़े गुलाम अली खां साहब को फिल्म में गाने के लिए कैसे राजी किया जाए। नौशाद साहब ने 2 बार बड़े गुलाम अली खां साहब से बात भी की, लेकिन वो फिल्म के लिए गाने को रजामंद नहीं थे। उधर कि आसिफ साहब जिद किए बैठे थे कि तानसेन का गाना गाएंगे तो खां साहब ही गाएंगे। आखिर नौशाद साहब एक दिन के आसिफ साहब को लेकर बड़े गुलाम अली खां साहब के पास पहुंचे। बड़े गुलाम अली खां ने के आसिफ के सामने भी इनकार ही किया। कहा, अगर तुम 25,000 रुपए भी दोगे तो भी मैं नहीं गाऊंगा। के आसिफ ने मुस्कुराते हुए अपने खास अंदाज में कहा, तो हम आपको 25,001 रुपया देंगे। अब आप इनकार नहीं कर सकते। बड़े गुलाम अली खां हैरानी से के आसिफ का चेहरा देखते रह गए। उस जमाने में फिल्मों के मशहूर प्लेबैक सिंगर्स भी 1,000 या 500 से ज्यादा मुआवजा नहीं पाते थे। आखिर बड़े गुलाम अली खां राजी हो गए और उन्होंने मुगल आजम के लिए गाया, और क्या खूब गाया। जो फिल्म मुगल आजम सेलुलाइट पर उतर रही थी, फिल्म के फाइनेंसर शाहपुर जी पालोन जी के आसिफ के शाहाना खर्चों से खासे परेशान हो रहे थे। फिल्म के सेट्स के शाही डेकोरेशन और बेशकीमती कॉस्ट्यूम्स पर रुपया पानी की तरह बहाया जा रहा था। कि आसिफ हर बार एक बजट बताकर रुपया लेते, मगर हर बार उनका बजट छोटा पड़ जाता और खर्चे कई गुना बढ़ जाते। स्टूडियो का बिल चढ़ता रहता, लेकिन के आसिफ को इसकी कोई फिक्र नहीं होती थी। वो तो बस हर सीन को लास्ट वर्ड बनाने में मुब्तला थे और मुगल आजम अपने अंदाज से बनती रही। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। दौलत की जंजीरों से तू, दौलत की जंजीरों से तू रहती है आजाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। मुगल आजम को शुरू हुए 2 बरस हो गए थे और फिल्मी दुनिया में आम चर्चा ये था कि अभी 2-4 साल और इसी तरह ये फिल्म बनती रहेगी।
इस मौके का फायदा उठाते हुए फिल्मिस्तान ने डायरेक्टर रमेश सहगल से इम्तियाज अली ताज के ड्रामे पर फिल्म स्क्रिप्ट तैयार करवाया और बीना राय, प्रदीप कुमार और मुबारक को लेकर सन 1953 में फिल्म अनारकली बनाकर रिलीज भी कर दी। फिल्म अनारकली बेहद कामयाब रही। उसका संगीत भी बेहद मकबूल हुआ। फिल्म अनारकली के गाने गली गली में सुनाई देने लगे। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। ये जिंदगी उसी की है। अनारकली के बेपनाह कामयाब होने से मुगल आजम के फाइनेंसर शाहपुर जी पालोन जी और यूनिट के दूसरे लोग खासे अपसेट हो गए। मगर के आसिफ ने फिल्म अनारकली देखी तो मुस्कुरा दिए कि मुगल आजम है, उसका अनारकली से कोई मुकाबला नहीं। और मुगल आजम के रिलीज के बाद के आसिफ का यह कौल पूरी तरह सच साबित हुआ भी। वाकई मुगल आजम और अनारकली में कोई मुकाबला नहीं था। सुबह होने से पहले बेहोशी की दवा में बसा हुआ ये फूल तुझे सलीम को सुंघाना होगा, ताकि वो तेरी मौत से नाशना हो जाए, तुझे भूल जाए और हमारे पहरेदार तुझे बेहोश आशिक के पहलू से उठाकर मौत की आगोश में गुम कर दे। मौत मोहब्बत से करीब हो गई, ऐसा ही होगा। अगर ऐसा न हुआ तो सलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम अनारकली तुझे जीने नहीं देंगे। कनीज तो कब की मर चुकी। जनाजे को रुखसत की इजाजत दीजिए। जा सकती हो। शहंशाह की इन बेहिसाब बख्शिशों के बदले में ये कनीज जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को अपना खून माफ करती है। मुगल आजम अपनी रफ्तार से बनती रही। शाहपुर जी और के आसिफ में बजट पर तकरारें होती रही। उस जमाने में 12 या 15 लाख में इस फिल्म को बन जाना चाहिए था और के आसिफ ने यही बजट दिया भी था। आखिर शाहपुर जी ने स्टूडियोज के बिल्स से परेशान होकर के आसिफ के लिए मोहन स्टूडियो का एक पूरा फ्लोर ही खरीद लिया और उस पर मुगल आजम के सेट्स लगने लगे। शीश महल का यादगार सेट वहीं पर लगा। इस सेट की भी अपनी एक कहानी है। लाखों रुपए खर्च करके ये शानदार सेट बन तो गया, लेकिन जब शूटिंग का वक्त आया तो पता चला कि शूटिंग करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कैमरा जहां भी रखा जाता था वो शीशों में दिखाई देता था। कई एक्सपर्ट्स बुलवाए गए लेकिन बात नहीं बनी। आखिर फोटोग्राफर R.D. माथुर ने ही इसका एक हल निकाला। वो मोमबत्ती जलाकर सेट पर गए और ऐसी जगहें तलाश कर ली जहां कैमरा रखा जा सकता था। फिर इसी तरह इस सेट पर शूट हुआ अनारकली यानी मधुबाला का रक्स। भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना
शीश महल का ये सेट कई महीनों तक स्टर्लिंग स्टूडियो में लगा रहा और उसे देखने के लिए देश विदेश से लोग आते रहे। इस सेट के खूब चर्चे हुए, शायद आज भी होते हैं। मुगल आजम की तैयारी के दौरान पेश आने वाले दो और अहम वाकयात मैं आपको सुनाना चाहूंगा। जब फिल्म अपने आखिरी मोड़ पर थी तो फिल्म पर होने वाले शाहाना खर्च को लेकर फिर एक बार शाहपुर जी और के आसिफ में ठन गई। बात यहां तक बिगड़ी कि शाहपुर जी ने फैसला कर लिया कि के आसिफ को फिल्म से हटा दिया जाए और सोहराब मोदी से फिल्म पूरी करवा ली जाए। शायद ऐसा हो भी जाता, मगर दिलीप कुमार अपने जिगरी दोस्त की मदद को आ गए। दिलीप कुमार ने शाहपुर जी को समझाया कि मुगल आजम के आसिफ का ख्वाब है, उन आंखों से ये ख्वाब कभी न छीने। कि आसिफ फकीर नुमा आदमी है, उसके पास है क्या, अपनी कार तक नहीं है, टैक्सी में घूमता है और बस सिगरेट फूंकता है। आप फिल्म के आसिफ से ही पूरी करवाइए। फिल्म करीब करीब पूरी है, सिर्फ राजस्थान में जंग की शूटिंग करनी है। कि आसिफ उसके लिए 7-8 लाख रुपए मांग रहे हैं। आप यूं कीजिए कि आधी रकम आप अपने पास से दे दीजिए और आधी मेरे रेन्यूमरेशन में से अदा कर दीजिए। ये बात शाहपुर जी के दिल को लग गई और उन्होंने कि आसिफ को राजस्थान में लड़ाई की शूटिंग के लिए रुपए दे दिए। मान सिंह यलगार हो, मुकाबला हो। किसी तरह मुगल आजम पूरी हुई और उसकी रिलीज की तैयारियां होने लगी, लेकिन के आसिफ बेचैन थे। वे क्लाइमैक्स को लेकर मुतमईन नहीं थे। फिल्म का टाइटल था मुगल आजम। यह हिंदुस्तान के शहंशाह अकबर की कहानी थी और अकबर कनीज अनारकली को दीवार में जिंदा चुनवा कर विलन जान पड़ता था। के आसिफ की बेचैनी यही थी। फिल्म की रिलीज पोस्टपोन कर दी गई और 3 महीने के बहस मुबाहिसे के बाद क्लाइमैक्स में ये सीन जोड़ा गया। बेअदब, क्या चाहती है? अपनी बेटी की जिंदगी। मालूम होता है बदहवासी ने तुझे अंधा कर दिया है। हमारे इंसाफ और कानून को नहीं पहचानती। अपनी दी हुई इस निशानी को पहचानिए दिल्ली इलाही। याद कीजिए, आपने मुझसे वादा किया था कि अकबर से जिंदगी में एक बार जो जी चाहे मांग लेना। आज मैं आपसे अनारकली की जिंदगी मांगती हूँ। लो, देखो। अनारकली, मेरी शहंशाह, मेरा रहम भी शहंशाह। सुनो, देखो, ये सुरंग तुम्हें मुगल सल्तनत की सरहदों के पार ले जाएगी और ये राज कि अनारकली जिंदा है तुम्हें राज रखना होगा ताकि सलीम जिंदगी भर ये समझता रहे कि उसकी अनारकली मर चुकी। ऐसा ही होगा। इसे जिंदगी देकर शहंशाह ने अपने इंसाफ को जिंदगी दी। अनारकली, कदम बोसे के लिए झुक जा। अनारकली, बखुदा हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं, अपने उसूलों के गुलाम हैं। एक गुलाम की बेबसी पर गौर करोगी तो शायद तुम हमें माफ कर सको। इस सीन के साथ ही मुगल आजम यानी शहंशाह अकबर यानी पृथ्वीराज कपूर विलन से हीरो बन गए कि आसिफ मुतमईन हो गए और फिल्म की रिलीज फिक्स कर दी गई।
कि आसिफ ने जिस आन बान और शान के साथ करीब 1.25 करोड़ रुपए की लागत से मुगल आजम बनाई थी, उसी शान और शौकत के साथ उसे 5 अप्रैल सन 1960 को अवाम के सामने पेश किया गया। देखने वाले वो मंजर शायद कभी नहीं भूल सकते जब बंबई के एक सिनेमा घर को मुगल आजम के कटआउट्स और शीश महल के सेट से सजाया गया था और एक सजे हुए शानदार हाथी पर मुगल आजम का प्रिंट सिनेमा घर तक पहुंचा गया था। मुगल आजम पहले ही शो के साथ सुपर डुपर हिट हो गई और आज भी वो जहां कहीं भी दिखाई जाती है हाउसफुल के साथ दिखाई जाती है। मुगल आजम की रिलीज के साथ ही उसके गीत तो गीत, उसके संवाद भी हिंदुस्तान की गलियों में गूंजने लगे। जिस बाप का यह मंसूबा हो कि उसके फर्जंद के कदमों में बड़े बड़े बादशाहों के ताज ठोकरें खाएंगे, और जो बादशाह ये सोच रहा हो कि उसके वली अहद का कदम अनकरीब बड़ी बड़ी हुकूमतों के सीने पर रखा जाएगा, उस बाप ने अपने बेटे को और उस बादशाह ने अपने वली अहद को एक कनीज के हुस्न की चौखट पर झुका हुआ देखा है। साहिब आलम महाबली के बुलंद इरादों पर अचानक बिजली गिरी है और इस सदमे से मुगल नस्ल का तख्त उनकी जानों के नीचे ही गया है। जब तक वो संभल न जाएं, जब्त कीजिए। जब्त मैं करूं जिसकी दुनिया वीरान कर दी गई, और जब्त वो न करें जिनके सिर्फ शौक के बादशाहत को ठेस लगी है। नहीं शहजादे, ये बात नहीं, ये तुम्हारे महाबली की बादशाह ही नहीं खुदाई है कि वो दिलों पर भी पहरा लगा देना चाहते हैं। क्या मोहब्बत के लिए भी इजाजत और हुक्म का फरमान चाहिए? मेरी नाज़िरा को बचाइए साहिब आलम, मेरी नाज़िरा को बचाइए साहिब आलम, मेरी नाज़िरा को बचाइए साहिब आलम, मेरी नाज़िरा को बचाइए। बेदस्त पे करम कीजिए सरकार मदीना, बेदस्त पे करम शहंशाह आलम पना तशरीफ ला रहे हैं। तखलिया क्या जिल्ला ही एक बागी का कसूर बख्शने के लिए तशरीफ लाए? ये बदनसीब बाप से दुनिया शहंशाह कहती है, अपने रूठे हुए बेटे को मनाने आया है, उससे मोहब्बत मांगने आया है। बेटे की मोहब्बत बर्बाद करके मोहब्बत चाहते हैं आप। शहंशाह बाप का भेस बदल कर आया है।
शहंशाह रोया नहीं करते शेखू। बाप की आंखों में आंसू है शेखू। यह गरीब बाप शहंशाह अकबर के उसूलों से मजबूर है और सलीम अपनी मोहब्बत से। शेखू मोहब्बत दिलों को फर्क कर सकती है, फौजों को नहीं। तुम्हारे जज्बात शहंशाह की बेपनाह ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। इसका फैसला जंग करेगी। सलीम, शहंशाह के फैसले को जंग का इंतजार नहीं, जंग के नक्कारे की पहली चोब अनारकली की मौत का ऐलान कर देगी। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, कहानी पे रोए। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए, जवानी पे रोए। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। न सोचा न समझा, न देखा न भाला, तेरी आरज़ू ने हमें मार डाला। तेरे प्यार की मेहरबानी पे रोए, रोए। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए, जवानी पे रोए। साहिब आलम, क्या शहंशाह की ताकत ने राजपूत के वचन को हरा दिया? नहीं शहजादे, राजपूत जान हारता है, वचन नहीं हारता। तो फिर अनारकली सलीम बगैर जंग के कामयाब है। जंग नहीं होगी। जंग होगी। हमारी दुआ है कि मैदान जंग में खुदा तुम्हें जलाल अकबरी से महफूज रखे। संवादों की ये शोहरत देखकर हिंदुस्तानी फिल्मों की तारीख में पहली बार रिकॉर्ड कंपनी ने फिल्म का पूरा साउंड ट्रैक 3 LP रिकॉर्ड्स के जैकेट में अवाम के सामने पेश किया और ये जैकेट्स लाखों की तादाद में बिके। शाहपुर जी ने फिल्म और फिल्म के म्यूजिक से 3.5 करोड़ रुपए कमाए और के आसिफ से उनके सारे गिले शिकवे दूर हो गए। मुगल आजम से के आसिफ का इश्क जुनून की हद तक था। वो कहानी में इस कदर डूब गए थे कि कहानी के हर किरदार की नब्ज वो पहचानते थे। वो उनकी नजरों के इशारे और उनके दिलों की धड़कन को महसूस करने लगे थे। सच तो यह है कि मुगल आजम हर लिहाज से एक परफेक्ट फिल्म है। उसका हर सीन और हर संवाद अंगूठी में नगीने की तरह जड़ा हुआ है। अफसानों में है कि मुजस्समों की निकाब कुशाइयां तीरों से भी हुआ करती थी। तजवीज पसंद आई। शेखू, अफसाने हकीकत में बदले जा सकते हैं। दिल इलाही हुक्म की तामील होगी। सुभान अल्लाह,
मालूम होता है जैसे किसी फरिश्ते ने आसमान से उतरकर संगे मरमर में पनाह ले ली है। कनीज फरिश्ता नहीं, इंसान है। मगर तुझे बुत बनने पर किसने मजबूर किया? आपकी सल्तनत के एक जिद्दी संतराश ने, जो गुमनामी के पर्दे से बाहर आना नहीं चाहता। संतराश का अनोखा फन यकीनन दाद के काबिल है, लेकिन तीर चलते वक्त तू खामोश क्यों रही? कनीज देखना चाहती थी कि अफसाने हकीकत में किस तरह बदलते हैं। बहुत खूब, हम तेरे हौसले की दाद देते हैं। रानी, आप इसे अपनी कलीजों में दाखिल कर दीजिए और हम इसे अनारकली का खिताब अता करते हैं। और कल कृष्ण जन्म के जश्न में अनारकली राधा के लिए मुनासिब रहे। शेखू, तुमने हमारे मुंह की बात छीन ली। और ये सीन जो भुलाए नहीं भूलता जब शहजादा सलीम अनारकली पर इल्जाम लगाता है। दखलिया, तुम यहीं ठहरो। आखिरकार अकबर आजम की गर्म निगाहों से वो मोम पिघल गया जिसकी तू बनी हुई थी, और उसके साथ तेरी मोहब्बत का वो कागजी जेवर भी जलकर खाक हो गया जिसे तू पहनकर मेरे सामने इतराती फिरती थी। अनारकली, जिसे कैदखाने की एक ही कठिन रात के अंधेरे ने खा लिया। तगाबाज कनीज तो अनारकली नहीं, तो उसका नाम चुराकर कैदखाने से भाग आई है। तू मेरी अनारकली नहीं। हाँ शहजादे, मैं आपकी वो अनारकली नहीं। यकीनन नहीं। अकबर की बुज़दिल लौंडी तो सलीम की महबूबा नहीं। तो एक झूठी कसम थी जो मेरा ईमान बदल गई। तो एक शर्मनाक बदनामी का वो दाग थी जो मेरे दामन पर लगा और धुल गई। और फिर जश्न नौरोज में अनारकली अंजाम की परवाह किए बगैर सबके रूबरू शहजादा सलीम से अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। ये तेरी बेखौफ मोहब्बत, ये रक्स, ये दिलचस्प अंदाज बयान यकीनन हमारे इनाम के मुस्तहक है। सहे नसीब, जिल्ले इलाही की फराख दिली से कनीज को यही उम्मीद थी। दारोगा जिंदान, इस बेबाक लौंडी को ले जाओ और कैदखाने के अंधेरों में गर्क कर दो। तक लिया।
तुम्हारी मौजूदगी नाफरमानी की दलील है। अनारकली कैद कर ली गई और मैं देखता रहा। और तुम कर भी क्या सकते थे? एक अजीमुशान शहंशाह के सामने कोई कर भी क्या सकता है, मगर आज जिल्ले इलाही को अपने जुल्म और मेरे ज़ब्त की एक हद मुकर्रर करनी होगी। अगर तुम्हारी आरज़ू एक कनीज है, एक बांदी है, तो सारी जिंदगी इसी तरह जब्त करना होगा। क्या परवरदिगार आलम से आपने मुझे इसीलिए मांगा था कि जिंदगी मुझे मिले और उसके मालिक आप हों, सांसें मेरी हों और दिल की धड़कनों पर आपका कब्जा रहे। जिल्ले इलाही, क्या मेरी जिंदगी आपकी दुआओं का कर्जा है जो मुझे अपने आंसुओं से अदा करना पड़ेगा? अनारकली तुम्हारे काबिल नहीं। यूं नहीं, एक लाडले बेटे के बाप बनकर मुझे अपने कलेजे से लगा लीजिए और उन्हीं प्यार भरी नजरों से देखिए जिनसे पहली बार आपने मुझे देखा था। मुझे हिंदुस्तान का शहजादा नहीं, अपना बेटा समझिए और फिर कहिए कि अनारकली मेरे काबिल नहीं। हम एक लाडले बेटे के शफीक बाप जरूर हैं, मगर हम शहंशाह के फर्ज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम अपने बेटे के धड़कते हुए दिल के लिए हिंदुस्तान की तकदीर नहीं बदल सकते। तकदीरें बदल जाती हैं, जमाना बदल जाता है, मुल्कों की तारीख बदल जाती है, शहंशाह बदल जाते हैं, मगर इस बदलती हुई दुनिया में मोहब्बत जिस इंसान का दामन थाम लेती है वो इंसान नहीं बदलता। मगर तुझे बदलना होगा सलीम, तुझे बदलना होगा। इन बोलते सीन्स के अलावा कुछ खामोश सीन्स भी हैं जो अपनी मिसाल आप हैं। याद कीजिए वो सीन जब तन्हाई में सलीम अपने प्यासे होंठ अनारकली के होंठों की तरफ बढ़ा रहा है और अनारकली सफेद पंख से अपने और सलीम के चेहरे को छुपा रही है। बकौल डायरेक्टर महेश भट्ट, आज तक किसी भी हिंदुस्तानी फिल्म में इससे अच्छा साइलेंट लव सीन नहीं दिखाया गया। मुगल आजम से मधुबाला, दिलीप कुमार और पृथ्वीराज कपूर को बेपनाह शोहरत मिली, लेकिन मधुबाला मुगल आजम के बाद किसी और फिल्म में काम नहीं कर सकी। वो दिल की मरीज बन गई थी और डॉक्टरों ने उसे काम करने से रोक दिया था। मधुबाला अक्सर कहा करती थीं, जब काम करना नहीं आता था तो खूब काम किया, और अब जब काम करना आया है तो कुदरत ने मना कर दिया। कि आसिफ ने अपने सारे फिल्मी करियर में केवल 3.5 फिल्में बनाई हैं। फूल, हलचल, मुगल आजम और अधूरी फिल्म लव एंड गॉड। लेकिन उनका नाम हिंदुस्तान के अजीम डायरेक्टर्स में शुमार होता है, और ये इस बात का सबूत है कि एक कलाकार को जिंदा रहने के लिए ज्यादा काम की नहीं, बेहतर काम की जरूरत है। मुगल आजम के आसिफ के फन का ऐसा कमाल है जो हमेशा याद रखा जाएगा। आने वाले कलाकार उससे हमेशा इंस्पिरेशन हासिल करते रहेंगे। हिंदुस्तानी फिल्मों की तवारीख में मकबूलियत और कामयाबी का बेमिसाल रिकॉर्ड बनाने वाली फिल्म मुगल आजम की बातें अभी आपने सुनी। जानकारियां लाए थे कलीम राही और PKA नायर की मदद से फिल्म मुगल आजम की बातें आपको सुना रहे थे प्रोग्राम के प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा।